हेलो एवरीवन बेटा, आज आपकी एक मैं सबसे बड़ी गलतफहमी दूर करने जा रहा हूं कि क्या एक बड़े से चैप्टर को मात्र 30 मिनट के अंदर पूरा डिटेल में रिवीजन किया जा सकता है, पूरा डिटेल में पढ़ा जा सकता है, जहां हर एक फॉर्मूला, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक लाइन, हर एक ग्राफ, सब कुछ एक एक चीज आपको समझा दी जाए, याद करा दी जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक दिखना, एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट नहीं हो जाए तो बताना। और इस वीडियो को सेव कर लेना, जब भी आपको रिवीजन करना हो ना, मात्र 30 मिनट के लिए चला के सामने सुनो, इसको ध्यान से सुनना, पेशेंस से। पूरी चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। हर एक बात बताऊंगा, कहां बच्चा गलती करता है, सारी चीजें जैसे आपने क्लास में पढ़ी है, पूरा रिवीजन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलो करते हैं स्टार्ट। अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज करने वाले हैं और 30 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। आइए करते हैं स्टार्ट एसीपी सर के साथ। आओ, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस में। हम बात करेंगे चार्ज के बारे में। चार्ज चार्ज को समझने के लिए हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वन बाय वन आपके सामने है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को ट्रांसफर किया जा सकता है और ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। जब भी हम एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट में चार्ज को ट्रांसफर करेंगे तो उसके साथ मास भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना मास भी रखते हैं। तो चार्ज ट्रांसफर होगा तो मास भी ट्रांसफर होगा। जिससे चार्ज जाता है, जिस ऑब्जेक्ट से चार्ज चला गया वो पीछे ऑब्जेक्ट बच गया पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चला गया, बेसिकली इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया तो पीछे पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिसके अंदर गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। नया चार्ज नहीं बना सकते हम, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट से कुछ चार्ज निकाल के दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर सकते हैं, नया चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते। चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट चेंज व्हाटएवर बी द इट्स स्पीड। जो एक ऑब्जेक्ट है उसका चार्ज कभी चेंज नहीं होता, चाहे उसकी स्पीड कुछ भी हो, लेकिन मास जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है। आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि मास जो है स्पीड पे डिपेंडेंट होता है, बट चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। सिंपल सी बात, लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। चार्ज जो है क्वांटाइज्ड होता है, मतलब जो चार्ज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज जो होगा उसको आप n इंटू ई के बराबर कर सकते हैं, या प्लस माइनस लगा सकते हैं कि हो सकता है किसी पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है किसी पे निगेटिव चार्ज हो। तो यदि मुझे निकालना है कि किसी ऑब्जेक्ट से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं या दिए गए हैं, निकाले गए हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं तो उस पर निगेटिव चार्ज होगा। नंबर निकालना है तो उस चार्ज को डिवाइड कर दो 1.6 इंटू 10⁻⁹, जिसको हम ई बोल रहे हैं। ई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ई का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। आगे बढ़ते हैं। चार्ज की यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कूलम होती है, जिसको एम्पियर इंटू सेकंड भी बोलते हैं। एक ही बात है, कूलम और एम्पियर इंटू सेकंड। सीजीएस यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है ईएसयू, स्टैट कूलम भी बोला जाता है। इन दोनों में इंटर कन्वर्जन के लिए ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईएसयू एक छोटी यूनिट होती है, ईएसयू एक छोटी यूनिट होती है। 1 कूलम होता है 3 इंटू 10⁹ ईएसयू। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है चार्ज के, करंट के फॉर्मूले से निकालते हैं। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो क्यू अपॉन टी होता है आई, तो क्यू हो जाएगा आई इंटू टी, मतलब एम्पियर इंटू टाइम। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं होगी प्रॉपर्टी के बारे में। अब नेक्स्ट बात करते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से किसी डिस्टेंस पे रखे हैं तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स है उसको बताने के लिए कूलम्स लॉ होता है। कूलम्स लॉ बताता है कि दो चार्ज Q1 Q2 ये पॉइंट चार्ज होने चाहिए, या तो पॉइंट चार्ज होने चाहिए या स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब दो आइडेंटिकल यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर हो सकते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। मोस्टली ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए बनाया गया है, और इसका फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर भी बोलते हैं। के हो गया 1/4πε0। के जो होता है इसकी वैल्यू हमें याद रखनी होती है, ये होता है 9 इंटू 10⁹ अपसाइलन नोट जो यहां यूज किया गया है इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, याद रखना है। वेक्टर फॉर्म में यदि बात करें तो फॉर्मूला यही होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहां वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये नीचे आर क्यूब लगा देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आर क्यूब इसलिए लगाया बेटा ऊपर पूरा वेक्टर यूज कर पाए डायरेक्शन के लिए। तो के Q1 Q2 अपॉन ये देखो आर को लिखा है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, F12 वेक्टर लिखना है तो R1 का पोजीशन वेक्टर Q1 का पोजीशन वेक्टर R1, Q2 का R2, तो ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है, याद रखना। यदि मैं बात करूं मीडियम में, यदि इन दोनों चार्जेस को, ये तो हमने रखा था फ्री स्पेस के अंदर, इस एप्सिलॉन नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यदि इसको मीडियम में रख दिया जाए दोनों चार्जेस को, तो देखो हम बोलते हैं कि दोनों का इंटरेक्शन फोर्स उस पर तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन क्योंकि सराउंडिंग में मीडियम है तो वो मीडियम भी इनके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, वहां चार्ज पोलराइज्ड हो जाता है, इसके चलते नेट फोर्स चेंज हो जाता है।
तो याद रखना जब भी चार्जेस को मीडियम में रखा जाता है तो नेट फोर्स जो होता है वो हो जाता है बेटा एफ अपॉन एप्सिलॉन आर। एफ क्या है? पहले वाला फोर्स। मान लो पहले जब वैक्यूम में रखे थे उस डिस्टेंस पे 100 न्यूटन फोर्स लग रहा था, अब मीडियम में रखोगे तो एक फिक्स नंबर से डिवाइड हो जाएगा जो है एप्सिलॉन आर। इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन किया जाता है परमिटिविटी उस मीडियम की डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? नेक्स्ट, कुलम्ब्स लॉ में एक फेमस क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो चार्ज पेंडुलम पे पूछा जाता है। दो पेंडुलम चार्ज हैं, लेट सपोज दोनों पे चार्ज है आइडेंटिकल चार्ज मान लेते हैं Q1 और Q2। इस पे चार्ज है Q1 या आइडेंटिकल QQ मान लेते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये किसी एंगल पे, रस्सी जो है एक दूसरे से किसी एंगल पे रहेंगी। हम मान रहे हैं कि वर्टिकल से, ध्यान से सुन लेना, वर्टिकल से एक रस्सी का एंगल थीटा है। तो यहां पर दोनों का रिपल्सन का फोर्स F, इधर नीचे mg। तो देखो ये फॉर्मूला आता है tan थीटा इज इक्वल टू F अपॉन mg। F यहां दोनों का रिपल्सिव फोर्स है, mg इसका वेट है, यहां से थीटा का रिलेशन डायरेक्ट यूज होता है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो सबसे पहले होता क्या है। एक चार्ज अपने सराउंडिंग में चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जहां कोई दूसरा चार्ज रखा जाता है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है। और फील्ड में फोर्स का फॉर्मूला जो होता है वो होता है F इज इक्वल टू Q इंटू E, जहां F है फोर्स उस चार्ज पार्टिकल Q पर और E वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां से हम फोर्स भी निकाल सकते हैं और फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। याद रखना जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है, निगेटिव चार्ज रखा जाता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। पॉइंट चार्ज की बात करूं तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। ये K वही है 9 इंटू 10 की पावर 9। तो KQ अपॉन R स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। पॉजिटिव चार्ज यदि यहां रखा है तो इसके कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो अवे फ्रॉम चार्ज, चार्ज से दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यदि निगेटिव चार्ज यहां रखा है तो इसके कारण फील्ड निकालना हो तो टुवर्ड्स दी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। याद रखना पॉजिटिव धक्का मारेगा, निगेटिव अपनी तरफ खींचेगा। फॉर्मूला वैल्यू होगा KQ अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस वगैरह रखो, फील्ड निकालो। यह है पॉइंट चार्ज, सबसे ज्यादा काम आता है। दूसरा है सर्कुलर आर्क। यदि एक सर्कुलर आर्क किसी भी एंगल अल्फा की एक सर्कुलर आर्क है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 2k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा बाई 2। यहां से अल्फा की वैल्यू उठा उठा के रखो, तुरंत से आंसर आ जाएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसके नहीं मानता हूं। लॉन्ग लाइन चार्ज, ये आपको याद रखना चाहिए। लॉन्ग लाइन, इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उस लाइन चार्ज से r डिस्टेंस पर वो 2k लैम्डा बाई r होता है। ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका ग्राफ है, दोनों याद होना चाहिए। E और r के बीच में रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ होता है। अब आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले पर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है, पहला आता है सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके अंदर, मतलब सॉलिड स्फीयर के अंदर किसी डिस्टेंस, सेंटर से किसी डिस्टेंस r पर फॉर्मूला होता है KQ R बाई R क्यूब। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड r के लीनियरली डिपेंडेंट होता है। यहां स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, अंदर बढ़ता जाएगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा। आउटसाइड के लिए फॉर्मूला एक पॉइंट चार्ज की तरह हो जाता है KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और इसका ग्राफ अंदर स्ट्रेट लाइन आता है और बाहर 1 बाई r स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी में आता है। ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है होलो स्फीयर या फिर कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टर चाहे सॉलिड हो या होलो हो, उसका जो फील्ड होगा वो होलो स्फीयर की तरह ही होगा। अंदर जीरो होता है, होलो स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो होता है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होता है, बाहर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है KQ अपॉन R स्क्वायर। लार्ज सीट की मैं बात करूं, यह भी फॉर्मूला याद रखना चाहिए। एक लार्ज सीट जिसके ऊपर चार्ज Q है, उसके कारण उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, यूनिफॉर्म फील्ड होती है, याद होना चाहिए। तो फील्ड में सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले हो गए। वैसे इस चैप्टर के लास्ट में मैं बताऊंगा कि एग्जाम में सबसे ज्यादा कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा पोर्शन जो है इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आओ नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे पहले डाइपोल मोमेंट निकालना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, दो चार्जेस प्लस क्यू और माइनस क्यू जब एक डिस्टेंस पे रखे होते हैं, किसी भी डिस्टेंस पे, स्मॉल डिस्टेंस पे, तो उस सिस्टम को हम बोलते हैं डाइपोल। लेकिन चार्जेस दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का होना चाहिए। तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो होता है क्यू इंटू डी। डाइपोल मूवमेंट इस चार्ज सिस्टम का होता है क्यू इंटू डी। क्यू इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड है, किसी का भी निकाल लो, इसका ले लो, इसका, एक का मैग्नीट्यूड ले लो, डी उनके बीच की डिस्टेंस हो गई। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो 2 पॉइंट के लिए, यदि मान लो 3 पॉइंट चार्ज है तो उस केस में हम वेक्टर एडिशन कर लेते हैं। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि मान लो पॉइंट चार्ज नहीं है, जैसे ये लाइन चार्ज है, एक रोड है और एक पॉइंट चार्ज है, ये माइनस क्यू प्लस क्यू की रोड है, ये माइनस क्यू का चार्ज है,
दोनों के सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो है d है, तो इसके पूरे के पूरे चार्ज को हम कहां मान सकते हैं, सेंटर पर। एक्चुअल में पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए, सिर्फ डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पूरे के चार्ज को सेंटर पे मान सकते हैं। हम इस तरीके से फील्ड नहीं निकाल सकते, डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। देखो डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो दो जगह पे ज्यादा पूछा जाता है। एक होता है डाइपोल के एक्सिस पर, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। ध्यान रखना डाइपोल की डायरेक्शन -q से +q की तरफ होती है। यदि इसके एक्सिस पर, मतलब इसी लाइन के अलोंग किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला होता है 2kp/r3। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये डाइपोल है, तो चाहे आप इधर जाओ चाहे आप इधर जाओ, डाइपोल के उधर या इधर, उससे फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। बच्चा गलती करता है। दूसरा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। यदि डाइपोल ऐसे रखा है तो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो होता है kp/r3। ये 2kp/r3, ये kp/r3 आधा होता है, आधा होता है, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे आधा होगा, एक्सिस से आधा होगा इक्वेटोरियल प्लेन में, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर। डायरेक्शन उल्टी होती है, यहां डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, यहां डाइपोल में मोमेंट के उल्टे डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो वो यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल थीटा पे रोटेट करके रखा गया है, तो उसके ऊपर एक टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फोर्स तो जीरो होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइपोल पे जो फोर्स होता है वो तो जीरो होता है, वो तो क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन टॉर्क जो होता है वो डिपेंड करता है कि डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितने एंगल पे रखा गया है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट के बीच में थीटा एंगल है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P×E। ये वेक्टर फॉर्म में है, वैसे लिखा जाएगा PE sin थीटा, थीटा इनके बीच का एंगल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए या तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो P वेक्टर और E वेक्टर का राइट हैंड थंब रूल से, लेकिन उससे आसान तरीका पता है क्या है? आप सिर्फ क्या करो, डाइपोल जो होता है जिधर भी है, वो हमेशा कोशिश करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाए। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड से डाइपोल ऊपर की तरफ है, तो वो ऐसे घूम करके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होना चाहेगा, छोटे एंगल से घूमना चाहेगा। इधर से घूम के आने में बहुत ज्यादा बड़ा एंगल है, इधर से घूमेगा। यदि वो नीचे है तो ऐसे घूमेगा, यदि वो ऐसे है तो ऐसे घूमेगा, यदि वो इधर से ऐसे रखा है तो छोटे एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आना चाहेगा। मतलब उसकी स्टेबिलिटी वहां पे होती है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आता है, टॉर्क जीरो हो जाता है, ठीक है। तो डायरेक्शन आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे एक ये क्वेश्चन 2024 में पूछा और कई बार पूछा जाता है कि यदि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए और उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो जैसे इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे तो ये ओसिलेट करेगा, ओसिलेट करेगा। इसका कॉन्सेप्ट होता है कि हम थीटा पे डिस्प्लेस करके टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क साइन थीटा छोटा होने के कारण हम इसको लगभग थीटा लिख देते हैं, फिर ये एंगुलर एसएचएम आता है, उसका टाइम पीरियड निकालते हैं। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, क्या, 2π√I/PE। जब भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डाइपोल को किसी एंगल, स्मॉल एंगल पे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया जाए, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 2π√I/PE होता है। ये याद कर लेना, 2π√I/PE। आई जो होता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि वो सेंटर के अबाउट घूम रहा है तो सेंटर के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, एंड के अबाउट घूम रहा है तो एंड के अबाउट लेंगे। यदि ऑब्जेक्ट फ्री दिया डाइपोल तो वो सेंटर के अबाउट घूमता है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। यदि फ्री नहीं है, किसी जगह से हिंज कर रखा है, तो उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। पी इसका डाइपोल मूवमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना चाहिए, आगे भी चैप्टर्स में ये काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है साहब? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायग्राम में दिखाने के लिए कि भाई किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं और ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ की जाती है कि इन लाइन के किसी भी पॉइंट पर यदि हम टेंजेंट खींचेंगे ना, तो वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, सारी बातें यहां लिखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज से हमेशा निकलेगी और निगेटिव पे खत्म होगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव पे खत्म हो रही हो या निगेटिव से निकल रही हो, हमेशा पॉजिटिव से निकलेंगी, निगेटिव पे खत्म होंगी। दो फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ए कंडक्टर। कंडक्टर को क्रॉस करके नहीं जा सकती, कंडक्टर के आर पार नहीं जा सकती, कंडक्टर पे जाके टर्मिनेट हो जाती हैं या वहां से ओरिजिनेट होती हैं, कभी भी उसके अंदर नहीं जाएंगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होती है। हायर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है। जहां ज्यादा डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, समझ जाना वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, जहां कम है वहां कम है। मतलब सेपरेशन जहां
कम है, सेपरेशन कम मतलब ज्यादा फील्ड लाइन, डेंसिटी ज्यादा होगी, पास पास है तो फील्ड ज्यादा है। सेपरेशन ज्यादा होगी मतलब दूर दूर है तो फील्ड कम है, फील्ड कम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म एनी क्लोज लूप। इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां मैंने यूज कर लिया स्टैटिक। एक्चुअली में पता है इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके की होती है, एक होती है स्टैटिक चार्ज के कारण, एक होती है हम मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंजेस करेंगे तो वहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब दोनों होंगे, वो स्टैटिक भी हो गया और इंड्यूस भी हो गया। स्टैटिक होती है स्टैटिक चार्जेस के कारण, वो क्लोज लूप फॉर्मेशन नहीं करती है स्टैटिक चार्ज के कारण वाली। लेकिन जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के कारण आती है। जब किसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है तो वहां इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आती है और वो क्लोज लूप बनाती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है, हम कहेंगे हाँ बनाती है। यदि आपसे पूछा जाए क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, हम कहेंगे नहीं, स्टैटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। ध्यान रखना, पूछा जा चुका है जेई में। कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया है, आपको याद रखना चाहिए। दो पॉजिटिव चार्ज या दो निगेटिव चार्ज, मतलब दोनों सिमिलर चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दोनों पॉजिटिव है, निकल रही है बाहर, लेकिन एक दूसरे से ऐसे रिपेल हो रही है, ऐसा होता है। दो निगेटिव होंगे तो बस एरो उल्टे हो जाएंगे अंदर की तरफ, बाकी सेम रहेगा। यदि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, बराबर मैग्नीट्यूड के पॉजिटिव निगेटिव हैं, तो पॉजिटिव से निकलेंगे निगेटिव पे जाएंगे, तो इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। लेकिन यदि दो सिमिलर हैं लेकिन एक बड़ा है एक छोटा है, जैसे ये छोटा चार्ज है ये बड़ा चार्ज है, तो इससे ज्यादा लाइन होंगी इससे कम लाइन। याद रखना जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे उतनी ही ज्यादा होंगी। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इसका देखो इसका जो ओवरऑल एरिया बढ़ गया, यहां तो दोनों आधे आधे हिस्से में बढ़ रही थी, लेकिन यहां देखो इसमें ज्यादा है और इसकी कम है, ये सिकुड़ गया बेचारा, कमजोर सा है, इकट्ठा हो गया और ये चारों तरफ फैल गया। याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन किया जाता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस, एरिया इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। लेकिन रेयर द रेयर कभी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, मोस्टली वो आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट एस होता है, सीधा ई डॉट एस, जिसको लिखते हैं ई एस कोस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू दोनों के बीच के एंगल का थीटा का कोसाइन। अब यहां बच्चा कंफ्यूज होता है, यहां याद रखना जो एरिया जो होता है ना, एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि एक प्लेन एरिया है, छोटा सा इनफाइनाइटली स्मॉल एरिया, तो वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। यदि उस एरिया का प्लेन ये है ना, मेरी हथेली का एरिया जो है ना, उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होता है। एरिया ऐसे है, एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है, तो हमें एंगल एरिया वेक्टर से लेना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, प्लेन से नहीं, एरिया वेक्टर से। तो ई डॉट एस यहां पे फ्लक्स हो जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। याद रखना जब भी फ्लक्स किसी सरफेस के अंदर घुस रहा है, अंदर घुस रहा है, मतलब वो निगेटिव फ्लक्स है, और जब किसी सरफेस से बाहर निकल रहा है उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। नेट निकालना है, कुछ अंदर जा रहा है कुछ बाहर आ रहा है, तो बाहर वाले को प्लस का लिखो, अंदर वाले को माइनस का लिखो, टोटल कर दो, नेट आ जाएगा। ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस हैं जहां बच्चा गलती करता है और यही केसेस काम आते हैं। यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, तो ये जो बेस दिख रहा है ना, तो इस बेस से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू दिस बेस, इस बेस से जो फ्लक्स होगा वो होता है ई इंटू एरिया हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर, ये फ्लक्स होगा। यहां से बाहर निकल रहा है तो ये प्लस का होगा, यहां से अंदर घुस रहा है तो ये माइनस का होगा, टोटल इसका जीरो होता है, जितना अंदर आया उतना बाहर आया। ये वाला केस ध्यान से देखना, इसमें एरिया के प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब हमारा एरिया भी बोर्ड के प्लेन में रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोर्ड के प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में 90 डिग्री का एंगल है, तो इस केस में फ्लक्स जीरो होता है। याद रखना जब भी एरिया के प्लेन से इलेक्ट्रिक प्लेन उसी के प्लेन से निकलती है तो फ्लक्स जीरो होता है। फ्लक्स कब आता है? जब प्लेन को आर पार काट के जाए, एक तरफ से घुसे दूसरी तरफ से निकले, तब फ्लक्स आता है। यहां देखो ये वाले केस में यहां फ्लक्स होगा ई इंटू एरिया, ई इंटू एरिया, ये वाला केस, इसमें जीरो होगा, याद रखना चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट अगला केस चलते हैं। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। पहला मैंने बता चुका हूं, जब भी कोई क्लोज सरफेस है, जब फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस को काट के बाहर निकल रही है, एरो से पता लग जाएगा, देखो यहां से बाहर निकल रही है, मतलब ये पॉजिटिव फ्लक्स है। जब अंदर घुस रही है तो वो निगेटिव फ्लक्स है। और याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर जगह हर पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, उसमें कोई भी एक क्लोज ऑब्जेक्ट कैसे भी शेप का रख दो, रैंडम किसी भी शेप का क्लोज ऑब्जेक्ट रख दो, तो उससे जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना बाहर निकलेगा, तो टोटल उससे फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। किस पर? क्लोज ऑब्जेक्ट पर। कहां रखा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। चलो बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट हम आते हैं गॉस लॉ के ऊपर।
देखो गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ बेटा एक क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स निकालने का तरीका है। अभी हमने पढ़ा कि क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स जीरो होता है, लेकिन वो कब, जब यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हो। यूनिफॉर्म ना हो तो फिर हम नहीं बोल सकते कि जीरो होगा। गॉस लॉ बोलता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट फ्लक्स है, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन मतलब नेट फ्लक्स, ये गोला मतलब क्लोज क्लोज सरफेस है, तो किसी भी क्लोज सरफेस का जो नेट फ्लक्स है वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जहां ये जो क्यू इन है उस, जैसे मान लो ये रैंडम सरफेस है, कुछ चार्ज इसके बाहर रखा है Q1, ये अंदर रखा है Q2, ये अंदर रखा है माइनस Q3, ये बाहर रखा है Q4। अब यदि तुमसे पूछा जाए कि इससे नेट फ्लक्स क्या होगा, तो जवाब में बाहर वाले काउंट ही नहीं होंगे, अंदर वाला टोटल हो जाएगा। टोटल Q2 प्लस का है, Q3 माइनस का है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। चलो याद रखना, याद रखना, यहां जो E है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर वालों का नहीं है, बच्चे खुद से ऐसा लिख लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q1 Q2 Q3 Q4 जितने भी चार्ज प्रेजेंट है सबका है, लेकिन आंसर में जो Q इन है वो सिर्फ अंदर वाले चार्ज आते हैं, याद रखना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं, पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है कि किसी भी एक कुलाम, किसी भी क्या मतलब एक कुलाम चार्ज प्लस एक कुलाम चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, और इस रीजन में पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई चार्ज रखा है या कुछ भी रखा है, पहले से ही फील्ड है, तो इस फील्ड वाले रीजन में एक कुलाम चार्ज को जब इंफिनिटी से यहां लाएंगे तो एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क करना पड़ेगा दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। एक कुलाम लिया था, यदि दो कुलाम लाएंगे तो फिर आधा करना पड़ेगा एक कुलाम का, तो इसको डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। एक्चुअल में यदि हम काइनेटिक एनर्जी चेंज करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंट का कुछ वर्क का हिस्सा उसकी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चला जाएगा, तो इसलिए हम काइनेटिक चेंज नहीं करें ताकि पूरा वर्क उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हो। इसको जब हम एक्सटर्नल की जगह इलेक्ट्रिक के टर्म्स में लिखते हैं तो माइनस साइन आ जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन का निगेटिव पर यूनिट चार्ज, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट ये डेफिनेशन वाली बातें हैं, काम आने वाले फॉर्मूले आगे हैं। देखो पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसका यूनिट वोल्ट होता है, एक वोल्ट मतलब एक जूल पर कूलम होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, इसको सोल्व करते हैं। आपको रेयर द रेयर कभी यूज करना पड़े तो पड़े, अदरवाइज यूज नहीं आता है। आपको सीधे सीधे फॉर्मूले बताऊंगा, वो याद करना है, डायरेक्ट वो काम में लेते हैं। हाँ, आपको दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़े वीए और वीबी, उसका फॉर्मूला वैसे ये होता है, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ये आसान हो जाता है। तो फाइनली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, जब भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ये काम की चीज है। उस रीजन में यूनिफॉर्म फील्ड है, दो पॉइंट है, तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यदि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और दो पॉइंट यहां और यहां है, तो हमें अब देखो इस डिस्टेंस से मतलब नहीं है, हमें इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डिस्टेंस से मतलब है। तो या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट करो या इस डिस्टेंस का कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कर लो। ठीक है, तो कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग कितना चले हैं दोनों पॉइंट के लिए, वो होगा दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब हम चलते हैं पोटेंशियल डिक्रीज करता है, अभी लिखवा भी रखा है आगे। अब जो फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के, आपको कौन कौन से याद रखने हैं, पॉइंट चार्ज का, सबसे पहला पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर, फील्ड होता था के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां के क्यू बाई आर, डायरेक्शन होती नहीं है, पॉजिटिव का है तो प्लस का रखो, माइनस का है तो माइनस का रखो। दूसरा होता है एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग के एक्सिस पर के क्यू अपॉन, इसमें भी आर ही है देखा जाए तो, लेकिन डिस्टेंस जो है ये वाली है, ये वाली है डिस्टेंस स्मॉल आर, के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये हो गया आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का रूट रिंग के एक्सिस पर। नेक्स्ट आता है होलो स्फीयर, याद रखना होलो स्फीयर के अंदर फील्ड यूनिफॉर्म होता है, कितना, सरफेस के बराबर, कितना, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, अंदर होता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर, हर एक पॉइंट पर सेम होता है क्योंकि अंदर फील्ड जीरो था। बाहर जो पोटेंशियल है वो पॉइंट चार्ज की तरह होता है, के क्यू बाई स्मॉल आर, यहां स्मॉल आर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस है बाहर के लिए, अंदर हर जगह सेम, कितना, के क्यू बाई कैपिटल आर, कैपिटल आर क्या है, रेडियस, मतलब अंदर हमें उस डिस्टेंस से मतलब ही नहीं है, अंदर है तो के क्यू बाई कैपिटल आर लगाना, बाहर है तो सेंटर से डिस्टेंस पूछेंगे के क्यू बाई स्मॉल आर लगा देंगे। ग्राफ ये होता है, अंदर कांस्टेंट, बाहर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सॉलिड स्फीयर के केस में बाहर का फॉर्मूला तो अभी भी के क्यू बाई स्मॉल आर है, लेकिन अंदर का फॉर्मूला थोड़ा अजीब सा है, खतरनाक सा है, याद रखना, के क्यू अपॉन 2r क्यूब इंटू 3 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कंफ्यूज हो तो एक बात याद रखना, स्मॉल आर जीरो रखने पर इसकी वैल्यू के क्यू बाई कैपिटल आर का 3/2 गुना आती है, 1.5 गुना।
याद रखना, सरफेस का जो पोटेंशियल होता है ना, सरफेस मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दो, स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर रख दो। सॉरी, अपन कहां बात करें, सेंटर का, सॉरी, सेंटर का पोटेंशियल जो है, सेंटर मतलब स्मॉल आर जीरो, तो स्मॉल आर जीरो रखने पर सेंटर का पोटेंशियल जो है 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाई आर है। यहां के क्यू बाई आर सरफेस का पोटेंशियल है। क्लियर है? ये वाली बात आपको याद रखना, ये फॉर्मूला याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो चलता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, ये काम का है, 2022 या 23 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है फॉर्मूला पर। एक डायपोल, ये डायपोल मोमेंट पी है, इससे किसी एंगल थीटा पर, डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल पूछे तो याद कर लो केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है, पी और जो पॉइंट वाला आर वेक्टर है उनके बीच का एंगल, केपी कोस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है? पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डायरेक्शन नहीं होती है, पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है। ये तीन बातें मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करते हैं ना, पोटेंशियल डिक्रीज करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हम इधर मूव करेंगे पोटेंशियल घटेगा। हम यदि किसी एंगल पे चलेंगे, यदि वो एंगल 90 से कम है तो ओवरऑल हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो पोटेंशियल घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेंगे, पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा चलेंगे, पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हम इधर चल रहे हैं, पूरा उल्टा नहीं चल रहे, उसका एक कंपोनेंट उल्टा चल रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन उसके बढ़ने की रेट रिलेटिवली कम होगी। पूरा उल्टा चलेंगे तो ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ेगा, पूरा डायरेक्शन में चलेंगे ज्यादा जल्दी जल्दी घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलोगे ओवरऑल घटेगा, उल्टा चलोगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं जो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए आपको याद रखने चाहिए। ठीक है? इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, देखो नाम से पता चल रहा है कि सारे पॉइंट्स को मिला दो जो सेम पोटेंशियल वाले हैं, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसकी जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, उनकी के तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस भी बनाई जाती है। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो सारे इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट्स का लोकस, लोकस मतलब सारे पॉइंट का कलेक्शन, तो उसको हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल। दो इक्विपोटेंशियल कभी कट नहीं कर सकती, जैसे फील्ड लाइन नहीं कट कर सकती। इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलने पर पोटेंशियल चेंज नहीं होता, तो इक्विपोटेंशियल हो गया। सेपरेशन जहां ज्यादा होगी, जहां दूर दूर होंगी इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, जहां पास पास होंगी वहां फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है? क्या बात है भाई। नेक्स्ट, यदि एक चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल पे भगाएंगे तो यार पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, तो उस पर कोई वर्क डन भी नहीं होता है। ठीक है? फ्री में भागेगा क्योंकि पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर भाग रहा है, कोई वर्क डन नहीं होगा। एक कंडक्टर जो है अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर फील्ड जीरो होता है, उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का ये रिलेशन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, ये याद रखना। ये डेल वी, ये डिफरेंशिएशन ही है, v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, v का y के रेस्पेक्ट में, v का z के रेस्पेक्ट में, मतलब इंडिविजुअल एक एक को वेरिएबल मान के उसी v को 3 बार डिफरेंशिएट करके इस फॉर्मूले में सेट करना है। यदि मान लो हमारा पोटेंशियल एक्स वाई जेड नहीं, सिर्फ x का फंक्शन है, तो सिर्फ आप माइनस dv बाई dx, ये एक्चुअल में माइनस डेल वी बाई डेल एक्स लिखा हुआ है, लेकिन यहां डेल लिखने की जरूरत नहीं है, पार्शियल डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है, सीधा v का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन का निगेटिव कर दो। एक तरीका और भी होता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के का, ये जो dv बाई dx लिखा है, ये पोटेंशियल और x के कर्व का स्लोप है, dv बाई dx। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है स्लोप का निगेटिव होती है, ये भी पूछा जाता है। इसका जो स्लोप आएगा उसका निगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ज्यादा स्लोप ज्यादा निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, कम स्लोप कम निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऐसे समझो कि कोई भी चार्जेज एक दूसरे से किसी भी एक अरेंजमेंट में रखे हैं, तो उस पूरे अरेंजमेंट को बनाया गया होगा ना, कभी इन्फिनिटी से चार्जेस उठा उठा के, जैसे मान लो एक स्फीयर बनाना है, स्फीयर पे चार्ज बांटना है, तो हम इन्फिनिटी से छोटे चार्ज लाएंगे और स्फीयर पे डिस्ट्रीब्यूट करके स्फीयर बनाएंगे। तो जब हम चार्जेस लेके आ रहे हैं तो पहले से जो चार्ज रखा है वो बाद में आने वाले चार्ज को एक फोर्स लगाता है, धक्का मारता है, तो उसके अगेंस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है, वो वर्क उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। याद रखना, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी और वर्क का रिलेशन स्टैब्लिश कर रहे हो तो ये दो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। यदि एक्सटर्नल एजेंट के वर्क डन की बात हो तो जितना पोटेंशियल में चेंज कर रहे हो उतना एक्सटर्नल वर्क डन, हम ये मान के चल रहे हैं कि काइनेटिक यहां चेंज नहीं हो रही है। और यदि हम इलेक्ट्रिक का वर्क डन निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होगा उसका निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसके अलावा देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी में दो पॉइंट चार्जेस जब एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे रखे हैं, जैसे एक चार्ज ये रखा है, एक चार्ज ये रखा है, ये Q1 ये Q2 एक दूसरे से आर डिस्टेंस पे है, इनकी जो एनर्जी टोटल स्टोर्ड है
वो है K-Q1 Q2/R, K-Q1 Q2/R, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जितना डिस्टेंस चेंज करोगे ये चेंज हो जाएगी, डिस्टेंस चेंज घटाओगे बढ़ेगी, बढ़ाओगे घटेगी, वो डिपेंड करता है Q1 Q2 के साइन पे भी डिपेंड करता है। यहां Q1 और Q2 विद साइन रखने हैं, प्लस का है तो प्लस का रखो, माइनस का है तो माइनस का रखो, ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये कई जगह मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आता है, मॉडर्न फिजिक्स में भी काम आता है, चल जा भाई। हाँ, एक पॉइंट चार्ज क्यू जो है, कोई भी एक चार्ज क्यू है, उसको यदि डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस पे भगाओगे, मतलब 10 वोल्ट के अक्रॉस क्यू चार्ज को भगाओगे, तो जो वर्क डन होगा क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्क डन होता है, और ये उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यदि क्यू चार्ज को वी वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होता है दैट इज क्यू इंटू वी, दैट इज क्यू इंटू वी। ठीक है। इसके अलावा डाइपोल को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे हमने टॉर्क निकाला था पी क्रॉस ई, तो ऐसे ही डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पे रखा है तो उसके अंदर भी एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है जिसका फॉर्मूला होता है माइनस पीई कोस थीटा। जब उसको इधर उधर घुमाएंगे तो टॉर्क के कारण हमें वर्क करना पड़ता है, और उसी वर्क को यहां स्टोर कर लिया गया है। जैसे हम एक एम मास को उठा के ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं, तो वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। ऐसे ही डाइपोल के केस में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी डॉट ई, मतलब पी माइनस पीई कोस थीटा। ठीक है, चलो अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है कहां स्टोर होती है? ये पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर होती है। एक्चुअल में एक रीजन के अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां एक एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी को स्टोर करने के लिए, और उस एनर्जी डेंसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी होती है। यदि मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके यहां से टोटल एनर्जी निकालते हैं। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, ये फ्री स्पेस में है, वैक्यूम में। यदि मीडियम में रखेंगे तो हम एप्सिलॉन उस मीडियम का लेंगे, तो इसको लिखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। मतलब जब किसी मीडियम में रखते हो तो वहां के रिलेटिव परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी। टोटल एनर्जी निकालना है, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगी, ये स्टोर होगी। इसी के साथ लास्ट बातें बता देता हूं कि ये पूरे में से सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है। दो चीजें आपको फील्ड और पोटेंशियल याद करना है, स्फीयर का सबसे ज्यादा पूछता है। डाइपोल की हर एक बात याद करना, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, टॉर्क कैसे क्या होता है, डाइपोल की फील्ड, डाइपोल का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, ये सारी चीजें याद करना। किसी भी चीज से डाइपोल से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब डाइपोल और ये स्फीयर तो अच्छे से रट डालो। ठीक है, और ये सारे जो नोट्स हैं, ये सारा जो है एसीपी सर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, उस पर मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना, और मैं सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी दे दूंगा यहां पे, जो आप डाउनलोड करके सोल्व कर लेना, पूरा चैप्टर रिवाइज है। ठीक है, मिलते हैं फिर दूसरे चैप्टर में ऐसे ही। बाय बाय। कमेंट में बताना, इस वीडियो को सेव कर लेना, जब भी रिवीजन करना हो तो इससे कर लेना। ठीक है, बाय बाय।